जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा कि प्रारंभ महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। अर्थात कि महाभारत के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है कि आश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। याद करने वाली पॉइंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा इसको। कहता है प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800। किसमें? महाभारत में। और इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। कुछ समय बाद महाभारत में 8800 श्लोक से बढ़कर कितना हो गया? 24,000। और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर उसको भारत नाम जाना जाने लगा। और अंत में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह है हमारा महाभारत का इतिहास कि अंत में जब 1,000 श्लोक हो गया तब इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो महाभारत का पहला नाम जय संहिता, फिर दूसरा नाम भारत और फिर तीसरा महाभारत, ठीक, या फिर सतसाहस्री संहिता। ठीक, यह रहा हमारा महाभारत से इम्पोर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉइंट। चलिए, अब हमारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। कहता है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? क्या पता है दोस्तों आप लोग इसका आंसर? जिनको जिनको पता है कमेंट में डालिए फटाफट। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से इसका राइट आंसर है। फिर है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। फिर है कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दाएं से बाएं। जो हमारा खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं, जैसे अपना लोग लिखते हैं तो अभी बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं। ठीक, उसके बाद कहता है कि नारद स्मृति, नारद स्मृति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? राइट आंसर इज गुप्त वंश। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। चलिए, अगला प्रश्न है का शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति। किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। चलिए, कहता है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मनुस्मृति। कौन सा स्मृति? मनुस्मृति। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से यह अभिप्राय है कि इसका मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। क्या मतलब होता है दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? रेहला। रेहला। क्या नाम है? रेहला। चलिए, अगला प्रश्न है वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह बिहार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से किया था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न को देखिए तो यहाँ है वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत वर्णन किस पुस्तक में लिखा था? मतलब कि वेनसांग जो भारत आए थे तो अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा था? तो उस पुस्तक का नाम है सीयूकी। क्या नाम है दोस्तों? सीयूकी। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें आपको मैंने बताया भी था कि वेनसांग का पुस्तक का नाम सीयूकी था। ठीक, चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? यह भी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अरबी भारत की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल-बरूनी। क्या होगा? अल-बरूनी। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक, भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसे तुगलक ने
दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? काजी। चलिए, उसके बाद कहता है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पांड्य राज्य। क्या होगा? पांड्य राज्य। चलिए, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। तो ये रहा दोस्तों हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि इससे पहले मैंने जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया है उससे संबंधित है। तो हम लोग दोस्तों इसी तरीके से पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे कि आप लोग को याद भी क्लास में ही होगा। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरा वीडियो छोटा छोटा रहता है। छोटा छोटा रहने का ये कारण है कि टॉपिक वाइज टॉपिक रहता है, कि एक वीडियो में एक टॉपिक, फिर दूसरा वीडियो में दूसरा टॉपिक। आप लोग इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि वीडियो छोटा है तो इसमें कम पढ़ाया जाएगा, नहीं। आपको यहाँ पर चाहे हमको 1000 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, मैं बनाऊंगा, लेकिन हर एक वीडियो, प्रत्येक वीडियो बना करके मैं हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। इसलिए आप लोग निश्चित होकर के ध्यान से इन वीडियो को देखें और इनको नोट बनाएं। और आप लोग चाहे तो इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना था कि आप लोगों को मैंने बोला था कि ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो उसके बारे में अपडेट आपको मैं इसी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अब बहुत जल्दी दे दूंगा। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। चलिए मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। ये एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, ये एक टेबल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आप लोगों को पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए इनको देखते हैं कि कुछ अभिलेख हैं और उनका किन शासक से संबंधित ये अभिलेख है, उनके बारे में ये टेबल है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख, जिसका जो कि पुलकेशिन द्वितीय, इनके शासक पुलकेशिन द्वितीय से ये संबंधित है। चलिए, उसके बाद है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल से। याद करते जाइए मेरे साथ, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक। उसके बाद नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। किससे? गौतमी बलश्री से। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख। बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। आप लोग मेरे साथ बोलते जाएंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, ठीक ना? इसीलिए ध्यान से आप लोग बोलते जाएंगे, तब को याद होते जाएगा। और बाकी आप लोग नोट करके भी याद कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको इसका नोट्स मिल ही जाएगा, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख। क्या? मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ग्वालियर कहाँ पड़ता है। ग्वालियर नरेश, प्रतिहार नरेश भोज। क्या है? प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख को अगर देखा जाए तो ये बंगाल शासक विजय सेन। क्या है? बंगाल शासक विजय सेन से ये संबंधित है। उसका अगर अगला प्रश्न देखें हम, तो ये है हमारा भित्री व जूनागढ़ अभिलेख। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख ये किससे संबंधित है दोस्तों? स्कंदगुप्त से। किनसे? स्कंदगुप्त से। याद रहेगा दोस्तों। आप लोगों को मैंने एक प्रश्न पूछा है कि ग्वालियर कहाँ पड़ता है, आप लोग को कमेंट में बताना है। और आप लोग तो ये मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगता है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं इस वीडियो में अपने जो इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, NCERT सीरीज, उसमें आप लोगों को तरफ से अगर कोई, आप लोगों की तरफ से अगर कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट में बताएं। मैं उस वीडियो में अगर अच्छे लगेगी तो मैं वो करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से क्विक रिविजन मारते हैं। अभिलेख और शासक। पहला क्या है? ऐहोल अभिलेख, जिसका शासक पुलकेशिन द्वितीय। फिर दूसरा क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। चलिए, ये रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद आ गया होगा, या फिर समझ में तो जरूर आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लें अपने नोट्स कॉपी में,
और अगली वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो लेकर के आएंगे। मैं आप लोगों को फिर से विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग को हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इतिहास का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। भले ही मेरा वीडियो छोटा मिलेगा आपको, वीडियो का ड्यूरेशन छोटा होगा, उससे आपको डरना नहीं है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त होगा, तो फिर आप लोगों को बोर भी फीलिंग नहीं होगा। इसीलिए और हमको वीडियो बनाने में आसानी होती है, टॉपिक बाय टॉपिक जब बनाते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित सारे चीज़ को कवर करने में आसानी होती है। ठीक, तो आप लोग सीरियली वाइज इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा, जिसमें कि आप लोग हर एक टॉपिक को सीरियली तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इतना ही कहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।